शिमलेनी बसणा सपाटुवेनी बसणा शिमलेनी बसणा सपाटुवेनी बसणा चंबा बसणा जरूर हो माए नी मेरी ये जमुए देरा है चंबा कितनी के दूर है। वाह 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 वाह, ये जो सुरूर, ये जो सुकून, ये आवाज इस वक्त हमें फराहम कर रही है ना इस स्टूडियो में। यस, ये वादियों में जो हमेशा गूंजती रहती है, पहाड़ों में गूंजती रहती है, आज हम इसे अपने स्टूडियो में लेकर आए हैं। आज स्टूडियो में मुअत्तल करेगी ये आवाज, कानों को सुकून फराहम करेगी ये आवाज। ये आवाज है पूरन शिवा की, वो एक गायक जिन्होंने अपना बचपन बड़ी गरीबी में गुजारा। एक छोटी सी कहानी है इनकी, लेकिन संघर्ष से भरी। इतने खुददार इंसान इस दुनिया में हो सकते हैं। हाँ, हम कहते हैं गरीबी एक इंसान को लाचार और बेबस बनाती है, लेकिन इनकी गरीबी ने इनके अंदर एतमाद, विश्वास और खुददारी जगाई। हाँ, माँ बाप इतने गरीब थे कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी। चीनी पड़ोसियों से मांगने जाया करते थे, कभी कभी वो भी कहते थे रोज रोज थोड़ी ना चीनी आपको देंगे। इतनी गरीबी इन्होंने देखी, लेकिन 3 साल की उम्र से ही रफी साहब के दीवाने थे। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, वो इन्होंने रेडियो पे सुना था फौजी भाइयों के प्रोग्राम में। इनके कानों को इतना अच्छा लगा, इन्होंने सोचा मुझे बड़े होकर प्लेबैक सिंगर बनना है। लेकिन क्या करते, हालात हित में नहीं थे। वक्त ऐसा आया कि इनके माँ बाप ने इन्हें आश्रम में छोड़ा। मणिपुर से लेकर इन्हें हिमाचल ले गए, वहाँ आश्रम में ये रहे ताकि ये अच्छे से वहाँ कुछ जिंदगी का सबक सीखे, शायद आगे बढ़े, शायद लोग इनकी हेल्प करें, मदद करें, इनके लिए कुछ अच्छा हो। माँ बाप ने ज़हन में यही सोचा। आश्रम में रहकर ये जब बड़े हुए, वहाँ इनकी पढ़ाई लिखाई हुई। पढ़ाई लिखाई होते होते ये भजन कीर्तन गाने लगे। उसके बाद इनकी जिंदगी का फलसफा ही बदल गया, नक्शा बदल गया। इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली। एक शख्सियत, यहाँ के निर्देशक मुंबई से वहां आए और फिर इनको देखा, इन्हें नोटिस किया केवल जी ने। उसके बाद क्या होगा, प्लेबैक सिंगर बन गए। कैसे बन गए, वो सारी बातें इनसे जानेंगे। मैंने तो छोटी सी कहानी आपको सुनाई पूरन शिवा की। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सिंगर, क्या आवाज है इनकी। और हाल फिलहाल में इनके सिंगल्स चढ़ के बोल रहे हैं। और साथ ही साथ इनायतें के अलावा इन्होंने जो इनायत की मराठी फिल्मों में, वो काबिले दाद है। ईर्सल इनकी फिल्म जो है, उसके गाने सर चढ़ के बोल रहे हैं। तो चले मिलवाते हैं आपको आज दिल से लाइव में इसी एक शख्सियत से जो वादियों में गूंजते गूंजते बॉलीवुड में अब गूंज रही है और तहलका मचा रही है। पूरन शिवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज मैंने हेलो आदाब नमस्कार 17 काल नहीं किया, क्योंकि आज मैं चाहती थी कि इस आवाज को आप सुने, महसूस करें। हेलो आदाब तो रोज होता है, आप ही का दिल से है, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। और आज खुलासा करेंगे पूरन शिवा। साथ ही साथ ये जो इतनी खूबसूरती से गिटार पे बैकग्राउंड दे रहे हैं ना, ये है आकाश। ये बहुत ही बेहतरीन म्यूजिशियन है और बहुत ही लाइव शोज में, स्टूडियोज में परफॉर्म करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पूरन शिवा जी। आपकी आवाज के तो हम दीवाने हैं, कदरदान है। मैंने एक छोटी सी कहानी आपके बारे में सुनाई, बाकी हम आप ही से जानेंगे। आश्रम में आप पले बड़े हैं, गरीबी देखी है, रफी साहब के दीवाने बचपन से ही थे। तो आश्रम में रह रह के फिर
कैसे आपको फिर वहाँ संभव हो पाया कि आपने और रफ़ी साहब के गाने सुने? कब मौका मिलता था फिर वहाँ रफ़ी साहब के गाने सुनने का? मैं आपको सच बताऊं तो जो छात्रावास की वजह से ही, आश्रम की वजह से, जिसका नाम हिमगिरी कल्याण आश्रम है, हाँ। मैं सबके सामने कहना चाहता हूं कि उस छात्रावास की वजह से मेरी ज़िंदगी बदली एक्चुअली। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मणिपुर से यहाँ आके इतना कुछ मुझे करने का सौभाग्य मिलेगा, मैंने सोचा नहीं था। फिर जो आश्रम की मैनेजमेंट है वो बहुत सपोर्टिव, क्योंकि जब कोई छात्रावास में आता था तो मुझे गाने का मौका मिलता था। इस वजह से थोड़ा थोड़ा मुझे उन्होंने लगा कि इसको सिखाना चाहिए, तो मुझे गुरु के पास भेजना शुरू किया उन्होंने। हाँ। जी, तो वहाँ से उनके सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। पूरन शिवाजी, बहुत कम लोग होते हैं आश्रम वाले जिन्हें सपोर्ट करते हैं। उन्होंने आपकी कलाकारी पहचानी, आपके हुनर को पहचाना, उन्हें लगा कि इस बंदे को आगे बढ़ाना चाहिए। पढ़ाई में उन्होंने आपकी हेल्प की, क्योंकि आप काम भी करते थे वहाँ और आपके अंदर शौक था, हौसला था, तो उन्होंने आपकी हेल्प की। तो आप वहाँ पे शोज करते थे, फिर ऑल इंडिया रेडियो में भी आप पॉपुलर वॉइस बन गए, वहाँ आकाशवाणी में पॉपुलर वॉइस बन गए आप। सो कई सारे प्रोग्राम्स आपने किए, हिमाचल के फेमस सिंगर आप बन गए। तो बचपन क्या आश्रम में भी कठिनाई में ही गुजरा? जब आप आश्रम में थे, क्या जहन में आपके रहता था हमेशा कि क्या मैं बन पाऊंगा प्लेबैक सिंगर? हाँ, जो मेरी ख्वाहिश है, क्या आश्रम वाले अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, आगे सपोर्ट कर पाएंगे फिर? क्योंकि हिमाचल में ही आपने बीकॉम फिर एमकॉम भी किया। जी, मैं 3 सेमेस्टर एमकॉम के किए। हाँ। उसके बाद मैंने ड्रॉप किया। आश्रम में भी क्या संघर्ष में गुजरा कि नहीं? आश्रम वालों ने सपोर्ट किया या कुछ बिल्कुल सवाल किया, जहन में आ रहे थे, बिल्कुल क्या support करूंगा क्या करूंगा, किस तरह के सवाल आते थे? शिवाजी, मैं सच बताऊं कि मेरा फोकस था कि मुझे सिंगर ही बनना है, चाहे किसी भी हालत में हो, मुझे सिंगर ही बनना था। और ऊपर वाले ने थोड़ी गॉड गिफ्टेड वॉइस भी दी थी उन्होंने, तो उस वजह से गाता तो था, गांव में भी गाते थे। पड़ोसियों को इतना तंग किया कि जो तेल का टीन है उसको कूट कूट के बजाते थे, बोलते थे आप तो बंद करो थोड़ा सा। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरा रुझान जो है म्यूज़िक की तरफ हुआ, तो आश्रम वालों ने उसको देखा, हिमगिरी कला आश्रम की समिति ने, जो कि इसको कुछ करना चाहिए। फिर वहाँ से मुझे मौका, भजन गाते रहे, ये सब करते रहे, देशभक्ति गीत, भजन। उसके बाद मौका मिलता रहा, फिर धीरे धीरे ये एक्सपैंड होता गया सारा। अच्छा, आप बैंड में भी फिर शामिल हो गए हैं। हिमाचल के पुलिस बैंड ने आपको कैसे नोटिस किया और फिर ऑर्केस्ट्रा में आप गाने लगे, ऑर्केस्ट्रा के साथ, बैंड के साथ। उसके बाद विंटर कार्निवल में आपने शिरकत की। केवल शाह जी कैसे आ गए आपके पास फिर? तो उन्होंने किस तरह से केवल जी ने आपको नोटिस किया और फिर टी सीरीज के साथ आप जुड़ गए और उनके यहाँ रहे भी हैं आप इनफैक्ट यहाँ पे? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्रेजुएशन करते करते मैं कंफ्यूज हो गया था कि अब करना क्या है। रेडियो टीवी में तो मैं गा ही रहा था, दूरदर्शन शिमला में पवार साहब उनकी वजह से, और इधर आकाशवाणी में। तो लेकिन अब करना क्या है, करियर क्या चुनेंगे, कॉमर्स में करना है या फिर? लेकिन मुझे लगा कि जो काम मुझे ज़्यादा आता है वो करना चाहिए और फोकस भी होता है, और मुझे खुशी है कि वही करियर मैंने परस्यू किया जो मुझे पसंद है। चलो गाना। तो फिर मैं मौके ढूंढ रहा था, तो मेरी मुलाकात हुई ऑर्केस्ट्रा इंचार्ज से कि पुलिस में कैसा ऐसा, तो कैजुअल आर्टिस्ट के तौर पे उन्होंने मुझे लिया हिमाचल पुलिस में, ऑर्केस्ट्रा में। तो फिर वहाँ से हमने शोज करने शुरू किए। तो हिमाचल के हर जगह पे, हर मेलों पे, हर उस पे प्रोग्राम से हमने करना शुरू किया। तो इसी दौरान विंटर कार्निवल मनाली में परफॉर्म कर रहा था बैंड के साथ, पुलिस बैंड के साथ। तो वहाँ केवल शाह जी आए थे जजमेंट के लिए, सतीश जी उनके मित्र मनाली से, उनकी वजह, उनका हाथ है इसलिए मैं यहाँ पहुँचा। तो उन्होंने कहा, शो खत्म होने के बाद कहा कि ऐसा शो में कहा कि अपना गला खराब मत करो। मैंने कहा क्यों सर? तो तुम्हारी प्लेबैक वॉइस है वैसे, तो तुमको तो मुंबई आना चाहिए। मैं बोला ठीक है सर, आएंगे। उन्होंने नंबर लिया और मैंने सोचा कि सब लोग कहते हैं आओ आओ, हाँ, भूल जाएंगे, ये भी आए हैं कार्निवल में डायरेक्टर वहाँ से, जज बनकर, तो पता नहीं मैंने इसको लाइटली लिया कि चलो। लेकिन 3 महीने बाद उनका फ़ोन आया कि आपका डिटेल्स बताओ, हमें बुकिंग करनी है आपकी। ओह वाव! जी, तो मुझे मालूम नहीं था कि, तो एक एल्बम में, टी सीरीज के एल्बम में, जिसमें साधना सरगम जी और अनुराधा पौडवाल मैम जी, क्या बात है, मतलब पहला ही मौका यहाँ पे धासू सा टी सीरीज के साथ साधना सरगम जी, अनुराधा पौडवाल जी के साथ मिला। और क्या चाहिए, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, नहीं कुछ कर सकते हैं हम भी अब। तो फिर यहाँ वो करने के बाद, वो उसमें लिरिक्स केवल शाह जी के थे और सतीश जी उनका प्रोडक्शन। तो फिर मैं यहाँ से वो खत्म करने के बाद फिर हिमाचल वापस चला गया। तो आप क्यों चले गए हिमाचल? आपको क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट के लिए आया था मैं। फिर वहाँ शोज करने शुरू किए, तो मुझे लगा कि मुझे करियर में फोकस तो मुझे प्लेबैक की कैसे भी करके मौका मिलना चाहिए मुझे। इसके लिए किसी एक सज्जन ने कहा था कि तुमको मोती ढूंढने तो नालों में मत ढूंढो,
नहरों में बूढ़ो समुद्र में जाओ। अगर प्लेबैक करना तो यहाँ रहोगे तो नहीं होगा, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का भी इतना कुछ इतना नहीं जोर था। नहीं था। हाँ। तो मैं उस सर को फ़ोन किया कि सर मैं आ जाऊँ क्या मुंबई? तो बोला आ जा। तो उन्होंने कहा "तू रहने का टेंशन मत ले, तो मेरे पास रहे", और उनके वहाँ रह ऑफिस में के रहते जी, थे फिर आप? वहाँ रह के मैंने स्ट्रगल करना शुरू हाँ, तो किया। आपने स्ट्रगल किया। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम सोचते हैं ना कि हमारा सपना इसे जी। पूरा करना है, जी। आपको डगमगाना नहीं है। जी, जी। आपको कहीं ना कहीं कोई सहारा मिलेगा, कोई उम्मीद की किरण मिलेगी। तो जी, जी। केवल शाह उम्मीद की किरण जी, जी, जी। लेकर आए। और मुझे तो बड़े अच्छे-अच्छे लोग मिले जी। हाँ। सच बताऊँ तो नहीं, आपने मोंटी शर्मा को असिस्ट जी। किया, यशराज हाँ, में वहाँ से खूब केवल सारा। शाह जी मुझे ले गए उनके पास कि ये लड़का मोंटी शर्मा के पास? हाँ। अच्छा, केवल शाह तो जी हाँ, ले गए। तुम ये लड़का आपसे ऐसे सीखना चाहता है, क्योंकि कुछ मालूम ही नहीं था रिकॉर्डिंग का प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस गाने कैसे कैसा होता बनता है, वो समझने के लिए वहाँ मैंने एक असिस्टेंट के रूप में उनके साथ काम किया। तो खूब सारे स्क्रैचेस गाए। बहुत गाए। किन किन फिल्मों के स्क्रैच गाए उस वक्त, बड़े बड़े फिल्मों के? उस समय सावरिया खत्म हो चुका था उनका, तो उसके बाद के जितने भी प्रोजेक्ट शैल हडा हाँ ने जी, जिससे शैल हडा जी हाँ। के उनके, तो उसके बाद स्क्रैचेस गाए, और उनका उन्होंने एक एल्बम में भी मुझे गवाया था। और करते करते फिर मुझे लगा कि अभी सीखना जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला यहाँ से, मोंटी जी के वहाँ से। तो फिर मैंने अकेले ट्राई करना शुरू किया बाहर, और म्यूजिक डायरेक्टर को अप्रोच करना शुरू किया। वाह। पुलिस में थानेदार तामे भी कुड़ी हो फौजी दी जे तू एक कुड़ी एक फौजी दी ता गल सुन ले मन मौजी दी। तो फिर सबसे पहले यहाँ आने के बाद मैंने जो किया वो मैंने गुजराती और मराठी सीखना शुरू किया एक्चुअल में। वाओ! जी, तो आपकी लैंग्वेज तो पहाड़ी थी। पहाड़ी और मणिपुरी जो मतलब मणिपुरी, हाँ, तो क्योंकि फिर मणिपुर से जी, आए जी। थे। तो फिर लैंग्वेज पे आपने फोकस किया। जी, ये यहाँ लोग पे देखा- सालों में रहने के बाद भी मराठी नहीं सीख पाते हैं। जी। कमाल है आपका जुनून, देखिए लगन। जी। और आपने मराठी सीखी, किन से सीखी आप? मराठी मैंने आप हैरान होंगे कि पहले तो हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल करते हुए लिखा होता है बूढ़े सरका, ये क्या है बूढ़े सरका, है ना? मतलब आगे आगे बढ़ो, तो धीरे धीरे ये होर्डिंग्स पढ़ने शुरू किए, फिर उसके बाद अखबार पढ़ना शुरू किया। उसके बाद लता जी, आशा जी के जो पुराने मराठी गाने थे वो, और कंटेम्प्रेरी सॉन्ग्स मराठी वो सुनने के, फिर गुजराती सॉन्ग्स सुनना शुरू किए, है ना? और यहाँ के मैंने जो किया, मुझे लगा कि प्लेबैक गाने के लिए सिर्फ आवाज़ अच्छी होनी सही नहीं है, टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ भाषा का ज्ञान। फिर मैंने उर्दू भी सीखना शुरू क्या किया थोड़ा। उर्दू भी? वाह, क्या बात है। देखिए तो सुने पे सुहागा हुआ। इब्राहिम दरवेश जी थे उस्ताद जी, तो उनसे मैंने सीखा। लिखना पढ़ना शुरू किया। तो आपको उर्दू लिखनी पढ़नी आती है? हाँ, अभी वाह, थोड़ा मैंने उनसे कोर्स किया। उसके बाद मुझे ग्रूम किया राजेश जौहरी जी ने, जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हाँ हैं। जी। तो उन्होंने कैसे उर्दू के लफ्ज़ को प्रोनाउंस करना है, तलफ़ुज़ किस तरह से तलफ़ुज़ होना करना। चाहिए। अभी भी मिस्टेक होता है, लेकिन हाँ इतना समझ है कि इसको ठीक कर सकता हूँ मैं। कमाल है। देखिए आपकी भाषा, जब आप गाते हैं, जी, प्लेबैक करते हैं फिल्मों के लिए, या आपकी सीरियल्स की हम बात करें, जी, जी। यहाँ आने के बाद तो आपने देखो तारिक मेहता का उल्टा चश्मा की मेन वॉइस आप ही है, सालों से बने आप। तो अलावा उसके सिया के राम की भी जी, मेन जी। वॉइस आप ही जी, रही। जी। तो पूरन शिवा, आपके चेहरे की मुस्कुराहट को समझते हुए इसे महसूस करते हुए आपके ख्याल से हम ख्याल हो जाएंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। ठीक है, हम आप सभी से भी मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। देखते रहे अपना चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। दिल से लाइव में ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। और आज इस प्रोग्राम में जो हिस्सा बने हैं, जो आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगाने का काम कर रहे हैं, यह नन्नददन प्लेबैक सिंगर पूर्ण शिवा। क्योंकि आपका जो नाम है ना, पूर्ण शिवा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आश्रम वालों ने ही ये नाम दिया है आपको। कहीं ना कहीं मुझे इसके पीछे कुछ कहानी लगती है, क्योंकि शिव पुराण जो है ना, जी, जी, जी। So, अब ये कोइंसिडेंस या चमत्कार भी बोल सकते हैं। नाम रखा माता पिता ने ही मुझे, लेकिन ये भगवान का आशीर्वाद शायद उस नाम की वजह से मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि बिना सपोर्ट के तो चांसेस नहीं है, और अच्छा करने के गाने के बाद भी अगर लोगों का सपोर्ट, और मुझे तो लोगों ने बड़ा किया मैम, सच बताऊं तो। शंभो शंकर है महादेव है कैलाशी। स्कूल में मेरे टीचर्स ने कितना हेल्प किया, बुक्स से लेकर के, फीस से लेकर के, ये लेकर वो लेकर, और मेरे करियर के फील्ड में इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, जैसे आज आपकी वजह से मैं आऊँ। और वॉइस भी बहुत अच्छे है। इनायतें जो आपका सिंगल है, वो भी सामने आया। जी।
एनके प्रोडक्शंस का, जी। और निखिल जी का उसमें म्यूजिक है, जी। बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक। और मैं चाहती हूँ कि आप वो हमारे व्यूअर्स को सुनाएं और मुझे भी सुनाएं, क्योंकि साथ साथ म्यूजिकल डोज भी होना चाहिए। उसके बाद थोड़ी और स्ट्रगल की बातें, जी। उसके बाद आपके अंदर उम्मीद की बार बार किरण जो जगती गई ना, वो किस वजह से, किस सोच से, किस ख्याल से जगती रही। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि प्लेबैक तक पहुंचना बहुत ही असंभव काम है। एक गरीब घर से फिर आश्रम में पला बड़ा बंदा क्या करेगा, क्योंकि आपको मुझे लगता है कि पुलिस में जॉब भी मिला था। जॉब के लिए लगभग हो गया था मैं भर्ती पुलिस में, लेकिन मुझे था कि नहीं, जॉब तो Playback नहीं करना है। करूँगा, मुझे करना तो प्लेबैक ही, कैसे भी करके। वो पुलिस वाले बहुत अच्छे थे बेचारे, एसपी साहब वगैरह, डीजी साहब, बोले वो भर्ती कर रहे थे मुझे तो मैंने बोला नहीं, आपने पुलिस के लिए इतनी अच्छी रिगार्ड है, application- इसकी वजह से मैंने बाद में पुलिस के लिए एक थीम सॉन्ग बनाया, हिमाचल पुलिस के लिए। वाह क्या बात है। तो अभी आपकी इनायतें पहले हो जाए, आपका इनायतें, जो इनायतें आपने एज ए प्लेबैक सिंगर मराठी, गुजराती और भी भाषाओं में आप गाते हैं, हिंदी सिनेमा पे किया है और सीरियल्स पे, टेलीविजन इंडस्ट्री पे हंगामा मचा दिया, मेन घर घर में आपको जाना जाने लगा आपकी आवाज से। तो पहले इनायतें हो जाए, जो लेटेस्ट ये कंपोज किया निखिल कामत जी ने, और मैंने अंशु शर्मा जी के साथ गाया है। डुएट है। मेरा ना रहा कोई मुझसे वास्ता, हो गया जो तुमसे राबता, इश्क ने की इश्क से जाने कैसी ये खता, हो गया मैं खुद से बेपता। इनायतें हुई जो बरसी दुआ, इनायतें हुई जो बरसी दुआ, के इश्क से मुझे इश्क हुआ, इनायतें हुई जो बरसी दुआ, के इश्क से मुझे है इश्क हुआ। वाह, such a soothing voice you have, और कंपोजिशन भी इतनी कमाल की है। और इसके लिरिक्स खूबसूरत। विमल कश्यप जी ने बहुत अच्छे लिखे। आज तक हम लापता सुनते आए हैं, इन्होंने बेपता, जी, जी, जबकि बे भी बहुत ही अच्छा उर्दू शब्द है, उसको जी, आप जी। यूज कर सकते हो, जी, जी। लापता और बेपता, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने। जी। क्योंकि मैं सोच रही थी अब आप लापता गाएंगे, जी। फिर बेपता है। जी, जी। मैंने heard these lyrics ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कितना अच्छे से यूज किया। और मैं आपको उन्होंने। बताऊं, ये भी इसमें भी कहानी है? कहानी है। किस ये भी तरह की स्क्रैच कहानी? गाया था मैंने, हाँ, ये स्क्रैच ये गाया सोलो था। सॉन्ग था। हाँ। तो निखिल जी ने कहा कि वो मुझे मौका देते रहते कि स्क्रैच है तुम गा दो। जब गाया तो प्रोड्यूसर को उन्होंने कहा कि ये वॉइस रखनी है मुझे, बहुत अच्छी वॉइस है। तो निखिल जी ने बोला बिल्कुल रखिए। तो उनकी वजह से ये गाना मेरा हुआ और अच्छा शूट हो गया। और अच्छा शूट भी हुआ, बहुत हाई लेवल पे शूट जी, हुआ है ये, जी, जी। बड़े पैमाने पे, और साथ ही साथ आपकी गायकी कमाल की है। वेल, आपको तो बेस्ट से बेस्ट डिजर्व करता है, डेफिनेटली। आप इतने संघर्ष से होके आए हैं। इनफैक्ट आप तरह की जो शख्सियात है ना, जो इंडस्ट्री में आती हैं, जो किसी म्यूजिकल फैमिली से ताल्लुक नहीं जी, रखते हैं, जी। आश्रम में पले बड़े हैं, मतलब वहाँ के लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, जी, जी। सपोर्ट से, लेकिन अपना आत्मविश्वास, जी, जी, जी। दृढ़ निश्चय कि मुझे प्लेबैक ही करना है, जी, क्योंकि जी। आप रियलिटी शोज में भी जा सकते थे आराम जी, से। जी, जी, जी। इतने बड़े लोगों के साथ आपका जी, जी। उठना बैठना हुआ, मोंटी शर्मा जी हैं, जी, केवल शाह जी हैं, निखिल निखिल जी जी है, हैं, जी। तो वो आराम से। बट आपने मना क्यों किया? आप इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे कि रियलिटी शोज में भी आपको जाना चाहिए? मुझे ना रियलिटी शो करने के बाद वैसे शोज करते हैं, उससे फाइनेंस अच्छा, तो मुझे ना पैसों की तरफ ज़्यादा कभी वो था नहीं मैम। मुझे मेरा टारगेट ये था, चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे करना तो प्लेबैक ही है ना। तो और इसकी वजह से शायद मेरे गाने कुछ मार्केट में आए भी, कुछ रिकॉर्ड्स भी किए सोलो अपने गाने। तो वो एक मेरा टारगेट ही वही था कि मुझे प्लेबैक ही करना था। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है, या आपने देखा है पहले से ही कि रियलिटी शोज में जो भी सिंगर्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट चैनल के साथ रहता है, 2 साल के बाद वो खो जाते हैं कहीं ना कहीं भीड़ में, ऐसा महसूस होता है आपको? नहीं, वो भी एक अलग होता है फील्ड है मैडम जी, उनकी इच्छा है, वो करना चाहें उस तरह का। लेकिन मेरा मन नहीं था कि मैं
कभी ऐसा कितना हंसते हंसते आप बात करते हैं, लगता है जिंदगी की जो कठिनाइयां है ना, जी, जी, जब जी। आप आश्रम में थे, आप माँ बाप को बहुत मिस भी करते जी, होंगे वहाँ जी, पे। जी, जी। तो कभी कभी तन्हाई में रहकर या खामोश रहकर आप अपने आप से कुछ तरह के सवाल पूछते थे, मेरा क्या होगा, क्या मेरा कुछ होगा? उस वक्त कौन सी ऐसी चीज, कौन सी ऐसी उम्मीद जो आपने खुद खड़ी की थी, नहीं भाई होगा, कुछ ना कुछ होगा? क्या आते थे जहन में उस टाइम विचार, जब आप आश्रम में थे और आपको लगता था कि क्या पता प्ले बैक कर पाऊंगा कि नहीं? शिवाजी मैं आपको ज्यादा वहाँ शांति है ना आश्रम में, आपको बहुत अपने आप से सवाल पूछने का हाँ। मौका मिलता है। और वहाँ मैं आपको सच बताऊँ ना, मेरे रास्ते में ना ईश्वर ने या प्रकृति ने, समझे नेचर ने ना मेरे लिए रास्ते खोलते खोल गए, दिए। है ना। कैसे, मतलब उनको मालूम था कि इसकी हिंदी खराब है तो हिंदी वाले प्रदेश में मुझे भेजा, है ना। और इतना मेहनत करवाया कि उसको मालूम था कि तुझे वहाँ से ज़्यादा मेहनत मुंबई में करनी पड़ेगी, हाँ। इसलिए वहाँ से उसने तैयार किया। फिर यहाँ आने के बाद अच्छे लोगों से मिलवाना, फिर उर्दू सीखना, ये सब वो मुझे प्लेबैक के लिए तैयार कर रहे थे तो actual में। मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं ऊपर वाले जी। ने लिखा था मेरी डेस्टिनी, मेरी किस्मत में जी, कि जी। भाई यहाँ यहाँ रास्ते इसको जी दिखाऊंगा। जी जी। और उस जगह पे वो महापुरुष खड़े कर दिए कि तुम इसको यहाँ से धक्का मारो, यहाँ से धक्का मारो। तो पॉजिटिव रहे हो आप लाइफ में? बिल्कुल कभी बिल्कुल रोना वोना आता था आश्रम में कि मेरे साथ क्या होगा, या कभी नहीं, मुझे तो, मैं तो बचपन से ही मैं बोला। अब जब आश्रम में आप भगवान के ज्यादा जी, करीब रहते होंगे जी, ना ऊपर वाले जी, के, जी। तो वहाँ क्या फिर दुआएं करते थे आप? आ- मेरे लिए जो करोगे अच्छा ही करोगे, मैं तो क्या? हमेशा, मैं स्टार्ट से ही कभी मंदिर में जाता तो मैं बोला बहुत बहुत धन्यवाद आज तक जो दिया, है ना। और बस मैं म्यूजिक को प्रैक्टिस करता रहूँ, है ना। और मुझे मालूम है मैं प्रैक्टिस करूँगा तो कामयाब हो ही जाऊँगा, है ना। तो ये एक फेथ था मेरा, और भगवान ने शायद उस रास्ते पे मुझे धकेला भी कि चल मैं हूँ पीछे तुम्हारे। हाँ, लेकिन वहाँ पहाड़ी गाने भी आप खूब गाते होंगे, हिमाचली अब वगैरह। मैं आपको छात्रावास का एक अरे गाइए ना, जो वहाँ की मैं वादियों बताता में हूँ। देखिए गूंजता ना, है। अभी देखिए ना, वहाँ है ना हमारा छात्रावास बहुत जंगल में है, हाँ। फॉरेस्ट एरिया के बीच में, और वहाँ जितना जोर से गाओ कोई सुनने वाला नहीं, आहा, है ना? मतलब थ्रो भी अच्छे से बिल्कुल। आता है। और कभी कभी जंगली हिरण घूमने के लिए आ गए, हाँ। हाँ ऐसा। हिरणों के पीछे पीछे भागो और गाते रहो। हाँ, और हम लोग का क्या था कि हम लोग को सब काम करवाते थे छात्रावास आश्रम में, में मतलब क्या क्या काम करो, झाड़ू? खेती वो तो करते अपना सफाई, कपड़े सब कुछ करेंगे। हाँ। और डिसिप्लिन, इतने टाइम पे इतना होना, इतने टाइम पे एक्सरसाइजेस होंगे, इतने टाइम पे आपका वर्कआउट होगा, इतने टाइम पे खाना खाना, और इतने टाइम खेती करना है, इतने टाइम पे गाय के गोबर साफ करना है, ये सब काम हम लोग करवाते मतलब हैं। एक पक्का इंसान, हाँ। मतलब लाइफ कैसे जीना है, बिल्कुल। कैसे इंसान बनना है, वो वहाँ वो आपने वहाँ सीख पे लिया। हम, और आश्रम में मुझे स्कूल- लगता है हम सबको आश्रम ही जाना चाहिए। और स्कूल 7 डिसिप्लिन हो किलोमीटर, जाएंगे हाँ और जी।